यह हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे 5G के बारे में। अभी रिसेंटली यूएस की दो कंपनियां वेरिजॉन और AT&T ने 5G लॉन्च किया। उसके बाद वहां फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। उनकी जो संस्था है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो नागरिक विमान और उससे रिलेटेड चीज़ें देखती है, उसने कॉशन जारी किया। उसके बाद से कई देशों ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, इवन इंडिया ने भी। उसके बाद से चर्चा होने लगी कि मतलब यूरोप और एशिया में भी ऐसे 5G लॉन्च हुआ है, पर वहाँ कोई ऐसा डिसरप्शन नहीं देखने को मिला। तो इन लोगों ने क्या प्रिकॉशन नहीं लिए थे जो इनके यहाँ इतनी समस्या आई। तो पहले देखते हैं कि ये 3G 4G 5G जो हम सुनते हैं ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले था जनरेशन जीरो, मतलब जीरो जी। ये 1980 से पहले का समय था जब मोबाइल टेलीफोन सिस्टम डेवलप हो रहे थे। मोबाइल टेलीफोन सिस्टम एक तरह के वायरलेस रेडियो टेलीफोन थे जो लैंड डायल फोन सर्विस की तरह थे। लैंड डायल फोन सर्विस एक्सचेंज बेस्ड होते थे। एक्सचेंज बेस्ड मतलब जब आपको कहीं कॉल करनी होती थी तो कॉल पहले एक्सचेंज पे जाती थी, वहाँ पूछते थे कि आप किसको और कहाँ कॉल करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रिक्वेंसी चेक करते थे और रिसीवर से कनेक्ट करते थे। इसका पहला प्रोटोटाइप कार टेलीफोन था जो 1946 में बेल सिस्टम ने लॉन्च किया था। बाद में बेल सिस्टम और AT&T लैब्स ने मिलकर कई सारे अपग्रेडेड वर्जन निकाले थे, जैसे इम्प्रूव टेलीफोन सिस्टम और एडवांस टेलीफोन सिस्टम। हालांकि ये पॉपुलर बहुत थे पर ज़्यादा चले नहीं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिस्टम थे। तो इसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो थे वो लिमिटेड हो सकते थे। पहले ये सुविधा नहीं थी कि एक ही फ्रिक्वेंसी पे मल्टीपल एक्सेस हो पाए या कई लोग एक ही फ्रिक्वेंसी पे बात कर पाए। तो सबको अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट करनी पड़ती थी, इसलिए जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर थे वो लिमिटेड थे। बाद में 1980s आते आते सेलुलर नेटवर्क डेवलप हुए। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? जो मोबाइल फ़ोन टावर होते हैं, इसका जो एंटीना होता है उसका एक कवरेज एरिया होता है। ठीक है, उस कवरेज एरिया को ही सेल कहते हैं। और ये जो सेल होता है ये हेक्सागोनल शेप होता है, ना कि सर्कल शेप। अगर सर्कल शेप होगा तो 3 सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे बीच में एक जगह छूट जाएगी। ठीक है, उस जगह को कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा टावर लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ही सेल का शेप जो है वो हेक्सागोनल रखा गया है। ठीक है, और इस सेलुलर नेटवर्क पे जो काम करते हैं फ़ोन, उनको सेल फ़ोन कहते हैं। मतलब जो हम लोग का फ़ोन है वो सेलुलर फ़ोन है या सेल फ़ोन है। बाद में 1979 में निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीग्राम ने पहला सेलुलर नेटवर्क लगाया जापान में। उसके बाद 1981 में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन ने डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क लगाए। ठीक है, ये पहली दो कंपनियां थी जिन्होंने कमर्शियल स्केल पे सेलुलर नेटवर्क लगाए थे कहीं भी। इसके पहले नहीं था, मतलब कमर्शियल बेसिस पे कुछ प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रहा होगा, पर कमर्शियल स्केल पे इन्हीं लोगों ने लगाया। उसी के आसपास कुछ जर्मन रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया था कॉल करने में। ठीक है, उन्होंने पहला वायरलेस डिवाइस से पहला कॉल किया था और उसको रिसीव भी किया था। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, शायद एक कमरे से दूसरे कमरे या ऐसा ही कुछ था। ठीक है, पर ये अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था मोबाइल फ़ोन बनाने में। ठीक है, बाद में इसी प्रोटोटाइप को मॉडल बना के मोटोरोला ने डायनाटेक फ़ोन निकाला था 1983 में। ठीक है, उस समय उनके जो CEO थे मार्टिन कूपर, उन्होंने बड़ा प्रचार किया था इस चीज़ का। ये अपने आप में पहला हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन था। हाँ, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत भारी था। इसको पॉकेट में रख के कैरी करना आसान नहीं था, इसके लिए एक अलग से अटैची रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड लोगों के ही पास हो पाया। और लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन था, इसमें वॉइस कॉल करना मतलब अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक है, तो उसके बाद 1990 आते आते कुछ नए डेवलपमेंट हुए और मोबाइल वॉइस कॉल के साथ साथ SMS यानी टेक्स्ट मैसेज भी भेजे जाने लगे। उस समय दो नई टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं आई थी, CDMA और GSM, आपने सुना होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA जो है वो उसमें ये सुविधा थी कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे कई सारे लोग एक साथ एक्सेस कर सकते थे या सब्सक्राइबर एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, मतलब कई सारे ट्रांसमीटर थे, वो इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते थे एक ही चैनल के थ्रू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी शेयर होने लगी कह सकते हैं, जैसे अभी होती है। हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात कर सकते हैं एक ही टाइम पे और बिना इंटरफेरेंस के। ये चीज़ पहले नहीं था। ठीक है, GSM क्या था? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये CDMA पे ही कह सकते हैं एक इम्प्रूवमेंट की तरह था। ठीक है, ये TDMA और FDMA पर बेस्ड था। TDMA मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसमें सुविधा ये थी कि हम डाटा और वॉइस एक साथ भेज सकते थे।
CDMA में ये सुविधा नहीं थी। डाटा और वॉइस मतलब हम टेक्स्ट मैसेज, हम कॉल करते करते टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे, पर CDMA में ऐसा नहीं पॉसिबल था। ठीक है। CDMA कॉलकॉम ने बनाया था। GSM यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था। ठीक है। GSM की एक और खास बात थी कि इसमें सिम यूज होता था, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जो सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन थी वो उस सिम में स्टोर रहती थी, इसलिए अगर फ़ोन ख़राब हो गया, आप अपना सिम किसी दूसरे फ़ोन में लगा देंगे तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन CDMA में ये सुविधा नहीं थी। जब फ़ोन ख़राब होता था तो आपको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ता था, मतलब नया फ़ोन लेना पड़ेगा और फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस थे GSM और CDMA में। ये सेकेंड जनरेशन थी। फिर आती है थर्ड जनरेशन, जब इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल हुआ पैकेट डाटा के थ्रू। पैकेट डाटा हम लोग GPRS यूज़ किए हैं। ठीक है। जिन्होंने GPRS यूज़ किया उनको पता होगा। वो पैकेट डाटा था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है। हम पैकेट डाटा के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते थे। उस समय मोबाइल थोड़े छोटे भी हो गए थे और आपने नोकिया का टाइम देखा होगा। ठीक है। तो उस समय पैकेट डाटा ही हम लोग यूज़ करते थे। बाद में आता है 4G LTE। 4G LTE में दो चीज़ें हैं, पहला 4G और दूसरा LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि LTE जो है वो 3.5G है, मतलब ये 4G से कम है और लेकिन 3G से ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि जो 4G की स्पीड है, एज पर ITU, मतलब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, उनके हिसाब से 4G की स्पीड 1 Gbps होनी चाहिए। लेकिन जो LTE है उसकी स्पीड 1 Gbps नहीं है, उसकी स्पीड इससे कम है। लेकिन क्योंकि कई टेलीकॉम कंपनियों ने LTE को ही 4G कह के बेचा है, तो इसको 4G LTE कहा जाता है। ठीक है। अगर आपका नेटवर्क आपको 1 Gbps की स्पीड नहीं दे रहा है तो वो 4G नहीं है। ठीक है। वो 3.5G है या 4G LTE है। उसके बाद 5G जो है वो 4G का ही एडवांस वर्जन कह सकते हैं। ठीक है। इसमें जो ITU ने स्पीड सेट की है वो 10 Gbps, मतलब एज पर ITU स्टैंडर्ड्स 10 Gbps की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। 5G की स्पेशलिटी है इसकी स्पीड और इसकी अल्ट्रा लो लेटेंसी। इसकी स्पीड एज पर ITU 10 Gbps होनी चाहिए। और लेटेंसी मतलब होता है कि नेटवर्क जितना टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में, ये एक तरह का टाइम लैग है। जब आप कॉल पे या वीडियो कॉल पे होते हैं तो आपको पता चलता है। ठीक है। 6G जो होगा ये इसका एडवांस वर्जन होगा। ये इससे 1000 गुना तेज होगा और इसमें स्पीड 100 Gbps होगी और 1 माइक्रो सेकेंड की लेटेंसी होगी। 5G में लेटेंसी 1 मिली सेकेंड की। ठीक है। 6G जो है वो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। 5G जो है वो गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है। 6G जो ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में होती है। ठीक है। और कुछ कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, उनका दावा है कि वो 2025 के आसपास या 25 के बाद 6G लॉन्च कर सकती हैं। ये एक सेललेस नेटवर्क पे काम करेगा। सेललेस नेटवर्क होता है कि जो आपका फ़ोन है वो हमेशा एक नेटवर्क कवरेज के अंदर में होना चाहिए तभी वो काम करता है। पर 6G में वो किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी में वो काम कर सकेगा। ठीक है। और काफ़ी एनर्जी इफिशिएंट होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस होगा। यूएस के 5G डेवलपमेंट में मेन प्रॉब्लम उनका सी बैंड फ्रीक्वेंसी है जो उन्होंने 5G के लिए अलॉट किया है। वो सिविल एयरक्राफ्ट रेडियो अल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी काफ़ी करीब है, तो इंटरफेरेंस का खतरा है। इससे बचने के लिए कई मेजर सजेस्ट किए गए हैं, जैसे एंटीना का हाइट कम ज़्यादा करना, या जो सिग्नल का पावर होता है उसको कम करना, या उसका जो एंटीना का एंगल होता है उसको चेंज करना, या बफर मेंटेन करना 5G डिप्लॉयमेंट फैसिलिटी और एयरपोर्ट के बीच में। तो ये था हमारा 5G पे एक वीडियो। सुनने के लिए धन्यवाद।